आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि घर या मकान की तामीर के दौरान बुनियाद बनाना और उसकी अहमियत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बुनियाद कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर आप घर बनाते हैं, प्लाज़ा बनाते हैं, तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए ना बुनियाद बनाना बहुत ज़रूरी है और बुनियाद का मज़बूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी बिल्डिंग का जो वज़न है, जो बोझ है, वो बुनियाद ने बर्दाश्त करना है। तो अगर बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो फिर ऊपर का जो मकान है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो ख़तरे में रहेगा हर वक्त। तो इसलिए मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, ताकि बुनियाद के बारे में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट और इंतहाई आम मालूमात आपको इंशाल्लाह दूँगा, तो ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और दूसरी दरख्वास्त आपसे ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। जिस तरह कि हमने पहले भी डिस्कस अभी किया है कि बुनियाद की जो मजबूती है वो क्यों ज़रूरी है। अभी आप देखिए कि अगर आपने मकान बनाया या किसी भी बंदे ने मकान बनाया, उसने मजबूती के अंदर अगर कंप्रोमाइज़ किया, जिस तरह मैं अभी आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, इनमें से उसने मिस किए, तो अगर बिलफ़र्ज़ आपका मकान किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे सैलाब वगैरह आता है, वो दरिया या किसी नदी नाले के किनारे है जहाँ पे पानी वगैरह चढ़ जाता है बरसात के मौसम में या सैलाब वगैरह आए, तो अगर उस मकान की बुनियादों के अंदर वो पानी चला जाएगा तो बुनियाद क्योंकि ऑलरेडी कमज़ोर है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मकान है उसकी दीवारें या तो क्रैक होने का ख़तरा होगा और हो सकता है दीवारें गिर जाएँ और मकान पूरा ज़मीन बोस हो जाए। तो दूसरा इसका नुकसान ये भी होता है कि ज़लज़ला अगर आता है और शदीद ज़लज़ला आए, जिस तरह के पाकिस्तान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं, तो कई दफ़ा ऐसे शदीद भी आए हैं कि जिससे पूरे इलाके, जिस तरह कि आपने कश्मीर में देखा है 2005 में ज़लज़ला आया था, तो उसमें किस कदर नुकसान हुआ था। तो अगर आपके मकान की बुनियाद मज़बूत होगी तो इंशाअल्लाह बाकी मकान इतना ख़तरे में नहीं रहेगा। तो दूसरी एक तो गिरने का इसका ख़तरा होता है, दूसरा जो है ना वो दीवारों के क्रैक होने का भी ख़तरा होता है कि अगर बुनियाद को अच्छे तरीके से मजबूती के साथ ना बनाया जाए, असूल जिस तरह मकान बनाने के असूल हैं, बुनियाद का जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना किया जाए, तो फिर दीवारों के क्रैक होने का ख़तरा होता है कि उससे मकान बहुत बुरा लगता है और वो फिर जो क्रैक्स हैं वो एक दफ़ा आप फिल करेंगे, थोड़े अरसे बाद दोबारा फिर वो क्रैक्स आ जाते हैं। तो फिर आप उसमें कोई मतलब मरम्मतें वगैरह लगाएंगे, थोड़े अरसे के बाद फिर अगर किसी भी जगह कोई ज़लज़ला हल्का सा आएगा तो उससे दीवारें जो है ना हिलती हैं, तो वो जो आपने फिलिंग वगैरह की हुई होती है, दीवारों को यकजान किया होता है, वो सारी जो दीवारें हैं आपकी दोबारा फिर उनमें क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप मकान अपना शुरू करेंगे तो बुनियादों की खुदाई करेंगे और बुनियादों की खुदाई के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसकी अपने प्लाट की हदबंदी करना और उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपकी बुनियादों की खुदाई होनी है वहाँ पे मार्किंग करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कर लें या चाक से कर लें या चूने वगैरह से कर लें। ये आपका ठेकेदार आपके खुदाई वालों को ये मार्किंग वगैरह करके देगा। इसके बाद खुदाइयों वाले 2 फुट चौड़ी और 2 फुट गहरी आपको बुनियादें खुदाई करके देंगे और इसके बाद फिर आपने वहाँ पे कम्पेक्टर के साथ अच्छे तरीके से कम्पेक्शन करवानी है, क्योंकि कम्पेक्शन इस वजह से भी ज़रूरी है कि बाज़ ज़मीनें कच्ची होती हैं और बाज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे फसलें वगैरह काश्त हुई होती हैं, वहाँ हाल वगैरह चलने की वजह से ज़मीन काफ़ी हद तक नरम हुई होती है और पानी वगैरह भी लगते रहते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन इतनी मज़बूत नहीं होती। तो अगर आप ऐसे ही वहाँ पे रोड़ी वगैरह डाल कर काम शुरू कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बाद में किसी वक्त वहाँ पे कोई पानी वगैरह लग जाए और वो मिट्टी नीचे बैठे, तो फिर ऊपर की जो सारी है बुनियाद की चुनाई मकान या मकान की दीवार, वो सारी उसके गिरने का ख़तरा होता है। कम्पेक्शन के बाद फिर आपने दीमक वाला स्प्रे पूरी बुनियादों के अंदर करवाना है। इसके लिए तकरीबन वो 800-900 रुपये की या 1000 रुपये की दीमक का स्प्रे आता है और वो 2500 से 3000 रुपये आपसे दीमक करने वाला लेगा। वो अच्छे तरीके से पूरी बुनियादों के अंदर घूम फिर कर मशीन के साथ अच्छी तरह से स्प्रे करेगा, जिससे दीमक आपके घर के अंदर फिर बाद में नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपने रोड़ी तैयार करवानी है और वो रोड़ी आपने तकरीबन 6 से 9 इंच तक डालनी है बुनियादों के अंदर और उसके बाद दोबारा से फिर कम्पेक्शन करवानी है। अगर आप कम्पेक्टर वाला दोबारा बुलवा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक डोरमट मिलता है, उसके साथ वो हाथों के साथ ही मज़दूर जो है ना पूरी बुनियादों को
जितनी भी रोड़ी होगी वो अच्छे तरीके से उसको कूट देगा। उसके बाद ये तकरीबन 6 से 9 इंच इसकी हाइट आपने रखनी है। ये तकरीबन अगर आपने पैमाइश करके डालनी है तो तकरीबन समझिए कि 2 ईंटों की ऊंचाई के बराबर, या 1 ईंट जो है 3 इंच चौड़ी होती है, 2 ईंटों की चौड़ाई के बराबर, या फिर 3 ईंटों की चौड़ाई के बराबर। उसके बाद फिर आपने 4 इंच इस पर डालनी है कंक्रीट, और ये 1 to 4 का माल डालना है आपने। अच्छी किस्म का माल इसमें डालना है, मजबूत, ताकि बुनियाद अच्छी मजबूत रहे। वैसे बुनियाद में 148 का माल भी डालते हैं, लेकिन आपने 148 का माल नहीं डालना, बल्कि 1 to 4 का डालना है। यानी 1 हिस्सा सीमेंट और 2 हिस्से रेत और 4 हिस्से कंक्रीट। ये लेंटर का माल होता है। ये बुनियाद का आपका सीमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन यह है कि आपकी बुनियाद बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगी। इसके बाद फिर आपने ऊपर 18 इंची के 2 रद्दे लगाने, और 18 इंची के 2 रद्दों के बाद आपने फिर 13 इंची के 3 रद्दे देने। उसके बाद आपने 9 इंची के बकाया जितने भी रद्दे हों 9 इंची के दें, और रोड लेवल से अपने मकान को 2 फुट तक ऊंचा कर दें। यानी आप दूसरे अल्फाज में अपना मकान का जो, अपने घर का जो फ़र्श है वो आप रोड से 2 फुट हाइट पर रखना चाह रहे हैं, ताकि बाद में अगर रोड बनती है, गलियां सड़कें पक्की होती हैं, तो आपका मकान इन फ्यूचर जो है वो डाउन ना हो जाए, बल्कि ऊंचा ही रहे, ताकि रोड का पानी वगैरह आपके घर के अंदर ना आए। क्योंकि अक्सर घरों में देखा गया है, जो पुराने घर बने में रोड वगैरह बनते रहते हैं, कभी 3 इंच 6 इंच इस तरह, कभी कई दफ़ा बाद दफ़ा रोडों को ज़्यादा उठाते हैं, तो उससे जो पुराने घर हैं उनके वो नीचे रह जाते हैं और रोड ऊपर चला जाता है। उससे नालियों का पानी और घर में बारिश वगैरह का पानी जो है वो घर के अंदर रुक जाता है, और इससे बड़े फिर घर वालों के लिए बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं। फिर लोग कहते हैं अभी छत ऊंचे करवाओ और फर्श ऊंचे करवाओ, और इस तरह के मसले मसाइल में वो पड़े रहते हैं। बुनियादों की ऊंचाई पूरी करने के बाद फिर आपने टीपीसी ऊपर डालनी है। टीपीसी की मोटाई तकरीबन 2 से 3 इंच होगी, और ये आपने 1 to 4 का माल डालना है, अच्छा मजबूत माल डालना है। इसमें पैन बजरी भी ज़्यादातर डलती है, और आप अगर 3 इंच माल डालते हैं तो फिर आप नॉर्मल बजरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीपीसी जब आप डाल चुकेंगे तो फिर 1-2 दिन रेस्ट करेंगे आप, और उसके बाद फिर आपने अपनी बुनियादों के अंदर, क्योंकि रोड लेवल से आपने 2 फुट ऊंची उठाई है, तो इसके अंदर फिर आप मट्टी डलवाएंगे ट्रालियों के साथ। तो वो फिर आप जब ठेका उसको देंगे तो वो ट्राली वाला आपको अंदर मट्टी भी डाल के देगा, और फिर उससे साथ ही आपने उससे लेवल भी करवानी है, मट्टी डालता जाए और लेवल करता जाए। और इसके बाद फिर आप जब ये लेवल हो जाएगी तो आपने इसके बाद चुनाइयाँ शुरू करवा देनी है। तो इस तरीके से आपकी ये डीपीसी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में आपने एक ध्यान ख़ास तौर पर ये रखना है कि मट्टी की भराई करने वाले ज़्यादातर ट्रैक्टर ट्राली को रिवर्स गियर में पीछे ले जाते हैं और मट्टी डालते जाते हैं, लेवल करते जाते हैं, और पूरे प्लाट में इसी तरह आप अपनी ट्रैक्टर और ट्राली घुमाते जाते हैं। इस बात को खुसूसी तौर पर अपने जहन में रखना है कि जब डीपीसी थोड़ी सख्त हो जाए, 2-3 दिन गुजर जाएं, जब उसको तराई वगैरह लगाएं, दीवारें मजबूत हो जाएं, तो तब आपने ट्रैक्टर ट्राली ऊपर चढ़वानी है। और दूसरी बात जो जैसा मैंने बताई है शुरू में आपको, कि आपने रोड़ी डलवानी है। तो रोड़ी में जब आप कच्चा करने लगे तो पहले रोड़ी को अच्छे तरीके से तार कर लीजिएगा। आपके जो कंक्रीट है उसका सारा पानी चूस लेती है एकदम से। जो ईंट की क्यों रोड़ी बनती है तो वो खुश्क होती है, तो वो सारा पानी चूस लेगी, और इससे जो है ना वो मजबूती में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि ईंट को थोड़ा सा, रोड़ी को थोड़ा थोड़ा तार कर लें। बिल्कुल इतना भी तार नहीं करना कि बिल्कुल बुनियादों के अंदर पानी 2-2 4-4 इंच खड़ा हो जाए। हल्के फुल्की उसको तराई लगा लें, ताकि वो ईंट की जो रोड़ी है वो तर रहे, और आपका जो माल आप डालेंगे ऊपर, और ये माल आपने, तीसरी बात ये भी जहन में रखनी है कि माल आपने मशीन के साथ बनवाना है। मशीन के साथ बना हुआ माल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जान होती है, और ये आपके जो सीमेंट आप इस तरह नॉर्मली रूटीन में मिक्स करवाएंगे उसमें इतना अच्छा मिक्सिंग नहीं होती, उसमें इतनी ग्रिप नहीं आती और इतनी मजबूती नहीं बनाता, क्योंकि माल अच्छे तरीके से रेत बजरी सीमेंट आपस में मिक्स नहीं होते। किसी जगह रेत ज़्यादा रह जाती है, किसी जगह सीमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए माल को यकसां एक ही लेवल में डालने के लिए एक ही ताकत वाला माल अगर आपने डालना है तो आपने मशीन के साथ इसको डलवाना है। तो ये आज तक की मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में आपको कामयाब हो गया हूँगा और आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आई, आप मुझसे कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक करें
अपने तमाम दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हमारी इस्लाह हो और हम बेहतर, मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपके लिए बना सकें। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। बराए मेहरबानी आप अपने वालिदैन और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आसिम मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।